अस्सलाम वालेकुम। पानी यार ठंडा होगा, याद नहीं आ रहा कैसे। बिल्कुल ठंडा ला दो फिर। दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट चेंज पढ़ा रहा था, कॉस्ट मॉडल कल करा दिया था। एक सवाल बहुत है, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है क्या लिखा था मैंने? डिक्रीज इन प्रोविजन, सेम नाम लिख देता हूँ, डिक्रीज इन प्रोविजन का था ना। अगर कॉस्ट मॉडल था तो प्रोविजन को बढ़ाया था तो प्रोविजन क्रेडिट और फिर दूसरा प्लांट ही बचता था, प्लांट डेबिट। और अगर प्रोविजन को कम करना था तो प्रोविजन डेबिट और फिर प्लांट ही बचता था तो प्लांट क्रेडिट। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो एसेट किस अमाउंट पे आना चाहिए? रिवैल्यूड अमाउंट, जो कि फेयर वैल्यू होती है। इसलिए अगर प्रोविजन कम ज्यादा होगी तो हम एसेट को नहीं छेड़ सकते। चल रहा है ना? तो फिर हम एसेट को नहीं छेड़ सकते। मिसाल से बता, अच्छा जो बताने लगा हूं ना एग्जैक्टली वैसा नहीं होने लगा, क्योंकि प्रोविजन की अमाउंट से फर्क पड़ जाएगा थोड़ा सा रिवैल्यूएशन पे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट समझ लें इस मिसाल से। एक प्लांट की कैरिंग अमाउंट आ रही है 100 और इसकी फेयर वैल्यू हो गई 110 और पहली दफा रिवैल्यूएशन हो रही है तो प्लांट डेबिट 10 से और सरप्लस क्रेडिट 10 से। अब अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एस्टीमेट चेंज हो जाए, जो कि इसके अंदर शामिल है, अगर इसका एस्टीमेट चेंज हो जाए और जो डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट हमने पहले लगाया हुआ था उसमें 4 की इंक्रीज लानी है, 4 की इंक्रीज, तो चलो 4 की इंक्रीज लाने से ये 104 बन जाएगा। अब अगर 104 बन गया तो फेयर वैल्यू तो 110 है ना, इसको रीवैल्यू करके तो 110 तक ही लाना है। लेकिन अब हम प्लांट कितना बढ़ा सकेंगे और सरप्लस 6। इसका मतलब है इस एस्टीमेट चेंज होने से एसेट की वैल्यू पे अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस एंट्री के बाद प्लांट की वैल्यू कहां तक पहुंच गई? इस एंट्री के बाद 110, और जो मैंने पहले लिखा हुआ था 100 और 10 से एंट्री की थी, उससे प्लांट की वैल्यू कहां तक पहुंच रही थी? 110 तक। तो अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो अल्टीमेटली, यानी अगर मैं एसओएफपी की बात करूं तो अल्टीमेटली ये जो मैंने एस्टीमेट चेंज किया इसका फर्क प्लांट पे नहीं पड़ा, सरप्लस पे पड़ा। मैं पुरानी वाली वैल्यूज दोबारा लिख देता हूं। अगर ये एस्टीमेट चेंज ना हो तो प्लांट की कैरिंग अमाउंट 100 थी, इसको रीवैल्यू करके 110 तक पहुंचाना है, तो एंट्री होती प्लांट डेबिट सरप्लस क्रेडिट 10 से। और एसओएफपी में
प्लांट आ जाता रीवैल्यू होके 110 तक और सरप्लस का बैलेंस आ रहा होता 10। लेकिन अगर एस्टीमेट चेंज हो और प्रोविजन में 4 को इंक्रीज करना है, तो जो कल से सीखा था, अगर हम प्लांट को डेबिट कर दें तो प्लांट डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगी। प्लांट इसका मतलब 104 होता। फिर अब जब उस 104 वाले को रीवैल्यू करते तो फिर सिर्फ 6 का ही इंक्रीज आ पाता ना, क्योंकि फेयर वैल्यू तो 110 है। तो अल्टीमेटली प्लांट 110 पे ही आ जाएगा। लेकिन इस एस्टीमेट चेंज होने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सरप्लस पे। अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है और एसेट को रीवैल्यू करने लगे हैं, चलो यार आज तो एक बंदा कीमती है, मैं दोबारा बता देता हूं। अभी भी शुरू किया। तैरते हुए तो पहुंचे हैं यार सारे। कितनी दूर से आए हैं आप? उमर, उसामा पॉज करना। अच्छा, ये क्लास जो है ना वो शदीद किस्म की बारिश में रिकॉर्ड हो रही है और बाहर इस वक्त दरिया का समय है, तो 2 स्टूडेंट पहुंचे हैं क्लास में, दूसरे की वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ। दोबारा सुने मिसाल। अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट 100 थी और रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो उसको रीवैल्यू करके 110 तक पहुंचाया, प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और अब इसका रिजल्ट ये निकला कि अब एसओएफपी में हमारा प्लांट 100 से बढ़ के 110 पे शो हो जाएगा और 10 का सरप्लस आ जाएगा एसओएफपी में। लेकिन अब मैं कहूं कि अगर एस्टीमेट चेंज हो जाता, प्लांट की डिसमेंटलिंग की जो हमने ऑब्लिगेशन बनाई थी, जो कल पढ़ा रहा था, उसका एस्टीमेट चेंज हो जाए, तो रीवैल्यूएशन तो हम बाद में करते हैं, पहले तो उसकी कैरिंग अमाउंट ठीक करते हैं ना, क्योंकि कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो फेयर वैल्यू से कंपैरिजन होगा। तो अब अगर जो कल सीखा था वो काम करें, तो इस एसेट की कैरिंग अमाउंट मैंने मिसाल दी कि प्रोविजन 4 से इंक्रीज हो रही है, जो कल सीखा था, तो कैरिंग अमाउंट ठीक कर लें तो ये 100 की बजाय 104 हो जाएगी। जो कल सीखा था, एसेट को पहले हम प्लान डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट कर लेते हैं। अब जब इसको रीवैल्यू करेंगे, और मैं अभी खैर पहले बोल चुका था, दोबारा बोलता हूं कि मैं आपको ना ये चीज जो समझा रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, अदरवाइज आज ही कुछ देर बाद हम ये चीज पढ़ लेंगे कि इस 4 के चेंज होने से फेयर वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन उतनी गहराई में जाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ। अब हमने जब प्लांट को ठीक कर लिया, यानी कल जितना पढ़ा था उसके मुताबिक प्लांट को 100 से 104 तक पहुंचा दिया, अब जब इसको रीवैल्यू करेंगे तो एंट्री अब 10 की बजाय 6 से हो जाएगी, और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा एसओएफपी में, कि प्लांट 110 पे आ जाएगा और सरप्लस 6 पे आ जाएगा। तो अगर ये एस्टीमेट चेंज ना होता तो भी प्लांट 110 पे आता, और एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो भी प्लांट 110 पे आ रहा है। तो कल जो सीखा था कि डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट चेंज होने से अगर प्रोविजन बढ़ती है तो हम प्लांट भी बढ़ाएंगे, और अगर प्रोविजन कम होती है तो हम प्लांट भी कम करेंगे। लेकिन अगर प्लांट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो हमें यह दिख रहा है कि प्लांट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो भी फर्क पड़ रहा है वो सरप्लस पे पड़ रहा है। तो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट है और डिसमेंटलिंग की प्रोविजन में होती है इंक्रीज या डिक्रीज, तो हम उसका डेबिट क्रेडिट एसेट में डालने की बजाय सरप्लस या पीएनएल में डालेंगे। तो अगर इंक्रीज इन प्रोविजन हो जाती है
प्रोविजन हो जाएगी क्रेडिट और उसका डेबिट जाएगा ऐसे ही जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करते हुए डेबिट जाता है। यानी पहला नंबर किसका आता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद नहीं है या थोड़ा है तो फिर P&L। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, लेकिन इस मिसाल से आपको ये बताया कि एसेट अगर डिसमेंटलिंग की कॉस्ट चेंज हो रही है और अगर हम प्लांट को भी चलो चेंज कर दें तो रिवैल्यूएशन से अल्टीमेटली जो भी फर्क पड़ना है वो एसेट पे नहीं पड़ेगा, सरप्लस में पड़ेगा। तो इसलिए इसको रूल बना लिया फिर कि जब भी प्रोविजन में कोई कमी बेशी होगी, अगर इंक्रीज होगी, तो उसका डेबिट जो कल तक प्लांट कर रहे थे, अब प्लांट डेबिट की बजाय इन दोनों को डेबिट करेंगे, ऐसे ही जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है और क्रेडिट प्रोविजन होगी। और अगर प्रोविजन डाउन हो रही है तो प्रोविजन हो जाएगी डेबिट और क्रेडिट सरप्लस और P&L को करेंगे जैसे रिवैल्यूएशन गेन में करते हैं। हम इसको कहेंगे रिवैल्यूएशन गेन लॉस सिर्फ इसलिए क्योंकि डेबिट क्रेडिट इनमें जा रहा है। बाकी अभी सवाल करता हूं तो दिखाता हूं। यानी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट और क्रेडिट। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड करते हैं तो पहले क्रेडिट किधर जाता है? पहले पिछला लॉस रिवर्स करते हैं, फिर दूसरा नंबर रिवैल्यूएशन सरप्लस का आता है। और कल मैंने ना इसके नीचे ये लाल सा डब्बा बना के एग्जाम नोट्स लिखे थे, वही दोनों इसके लिए भी हैं। एक बात ये की थी कि ये चेंज की अमाउंट कैसे निकलेगी, और एक बात मैंने की थी कि चूंकि डेट स्पेसिफिक चीज़ है तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इससे पहले पुरानी और उसके बाद नई, वही बातें इसके लिए भी हैं। तो वो सारी बातें दोबारा लिखने की बजाय बस ये कर दें।
अच्छा, कल मैंने इधर इंक्रीज वाले पोर्शन में 0.2 लिखवाया था, रिवेलेशन मॉडल में इधर कोई 0.2 नहीं है। डिक्रीज में कल एक 0.2 के लिए मैंने कुछ 7-8 लाइनें छोड़ने के लिए गई थी, इसमें भी उतनी ही लाइनें भी छोड़ दें, बल्कि 2 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ दें और सवाल लिखें। रिवेलेशन मॉडल में भी मैंने 0.2 इधर डिक्रीज में लिखवाना है, जितनी कल जगह छोड़ी थी उससे को 2 लाइनें ज्यादा छोड़ दें और सवाल लिखें। इंक्रीज इन प्रोविजन की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से? इंक्रीज इन प्रोविजन की वजह से या कम हो रहा है, कम हो गया ना। देखो 4 से मैंने प्रोविजन बढ़ा दिए तो सरप्लस 10 से 6 रह गया, क्योंकि इन प्रोविजन बढ़ेगी मतलब प्रोविजन क्रेडिट होगी, और ये डेबिट होगा तो डेबिट होने से तो ये लॉस ही के टाइम डेबिट होता है ना। देखिए प्रोविजन बढ़ेगी तो ये गेन वाली बात है कि लॉस वाली बात है? लॉस वाली बात है ना। तो देखो रिवैल्यूएशन लॉस, प्रोविजन कम होगी तो गेन वाली बात है, तो ये देखो गेन वाली चीज। यानी इन शॉर्ट, कॉस्ट मॉडल हो तो प्रोविजन के सामने प्लांट ने डेबिट क्रेडिट होना है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो प्लांट ने डेबिट क्रेडिट नहीं होना है। और अगर ये जो मैंने भी पिछला जुमला बोला था अगर ये काम का लगता है तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं, प्रोविजन अगर बढ़ रही है तो ऑब्लिगेशन का बढ़ना लॉस वाली बात है ना, तो ये रिवैल्यूएशन लॉस। और अगर प्रोविजन कम हो रही है तो एक ऑब्लिगेशन का कम होना गेन वाली बात है, तो ये रिवैल्यूएशन गेन। तो रिवैल्यूएशन मॉडल है तो इसमें प्लांट ने डेबिट क्रेडिट नहीं होना, रिवैल्यूएशन लॉस या गेन समझ के एंट्री होनी है। बाकी अभी ये इतना ही था, इफ्रिक वन इतना ही है। अभी 1-2 सवाल इसकी वैरायटी करा देता हूं रिवैल्यूएशन की। तो लिखें सवाल, ऑन 1st जनवरी दिखाना, बुक दिखाना। On 1st January 18, on 1st January 18, plant was installed for 100 million.
यूजफुल लाइफ 10 साल, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर, plant was revalued as follows. Plant was revalued as follows. डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा. अच्छा, फेयर वैल्यू के साथ लिखें ब्रैकेट में इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन. ये एक दो सवालों के बाद इसका मतलब बताता हूं. estimates for नहीं सॉरी, फेयर वैल्यू नहीं बताई. अच्छा, पहले फेयर वैल्यू तो लिखें. पहली है 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18, 86 मिलियन, 86. फिर है 31 दिसंबर 20, 80 मिलियन, 80. चलें, रिवैल्यूएशंस ये दो ही हैं. उसके बाद एस्टिमेट्स फॉर डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन, वर एज फॉलोज. और वो एज फॉलोज ये है. चल, मुझसे रिक्वायर्ड है एस्टीमेट चेंज की एंट्रीज. ये जो दो एस्टीमेट चेंज हुए हैं
इनकी एंट्रीज। Noted? Okay, sir. अच्छा, जो रिवैल्यूएशन का टेबल बनता था ना वो भी बनेगा, और जो कल मैंने आपको प्रोविजन का एक कॉलम चलाया था वो भी बनेगा। यानी वो जो रिवैल्यूएशन वाला हम टेबल बनाते होते हैं उसमें एक कॉलम में और ऐड करने लगा हूं। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी, एसेट का कॉलम, सरप्लस का कॉलम और P&L का कॉलम, ये रिवैल्यूएशन वाला एक टेबल बताता हूं। और अब साथ ये प्रोविजन का कॉलम भी बन जाएगा। रिवैल्यूएशन वाली वर्किंग और साथ ये प्रोविजन को भी मैं इसी कॉलम में चलाऊंगा। सबसे पहले 1 जनवरी क्या है 18, तो इनिशियली, और कल ये बताया था कि पहले आपने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। पहले दिन कितना एस्टीमेट है 10 मिलियन, डिस्काउंट रेट पावर -10, 5.08. इसलिए प्लांट हो जाएगा 105.08। 100 में वो ऐड कर लिया। ये इनिशियल प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रोविजन क्रेडिट। इसके बाद साल एंड होगा 31 दिसंबर 18, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और इंटरेस्ट आएगा। डेप्रिसिएशन हो जाएगी 10 साल लाइफ है तो 10.51 और इंटरेस्ट लग जाएगा 7%। 0.36 तो 31 दिसंबर 18 पे पहुंच गए 94.57 और ये बन गया 5.44। रिवैल्यूएशन कब हो रही है? तो रिवैल्यूएशन जैसे करते हैं रिवैल्यूएशन हो जाएगी 31 दिसंबर 18 रिवैल्यूएशन, और रीवैल्यू करके प्लांट को पहुंचाना है कहां तक 86 तक। तो ये हो गया डाउनवर्ड कितना 8.57. अब ये डाउन है तो किधर जाएगा इधर। सरप्लस कुछ नहीं है, ये आ गया 8.57 और रिवैल्यूएशन का तो इस कॉलम से कोई ताल्लुक नहीं है तो 5.44। रिवैल्यूएशन जो है ना, असली रिवैल्यूएशन वो प्रॉपर जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं वैसे ही होगी। रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूएशन जब हो रही है फिर तो वो रिवैल्यूएशन ही हो रही है, लेकिन जब एस्टीमेट चेंज होगा तो इस कॉलम में जो भी चेंज करूंगा, कल तक उसका दूसरा इफेक्ट कहां आ रहा था प्लांट वाले कॉलम में, अब प्लांट वाले कॉलम में नहीं आना, इधर आना। आगे एस्टीमेट चेंज कब हो रहा है तो इसका मतलब है 19 गुजरेगा और 31 दिसंबर 19 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी और इंटरेस्ट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अब इसके पास कितनी जिंदगी बची है 9 ईयर्स 9.56, ये डेप्रिशिएट हो गया और इंटरेस्ट आ गया इसके ऊपर 7%। 0.38. और ये अंडर चार्ज ऑप्शन 0.95। रिवैल्यूएशन मॉडल की वर्किंग याद है कि नहीं? इसको 9 से डिवाइड किया, इसको भी 9 से डिवाइड किया, तो अब ये हमारी वर्किंग पहुंच गई। देखें ये जो कॉलम है ना, ये प्रोविजन वाला, चलो मैं इधर लाइन लगा देता हूं, ये प्रोविजन है
जिसने इनिशियली इतने पे रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट भरना है या फिर एस्टीमेट चेंज होना है। ये कॉलम एक नया सिखाया है, बाकी ये काम तो रिवैल्यूएशन मॉडल वाली वर्किंग कर रहा हूं। 31 दिसंबर 19 के बाद ये आंसर क्या बन गया? 76.44 और ये क्या बन गया? 7. 5.82। अब इसके बाद क्या हो रहा है? एस्टीमेट चेंज हो रहा है। अब आपने ना बस डेट्स का ध्यान रखना है, एस्टीमेट चेंज और रिवैल्यूएशन। तो एस्टीमेट चेंज हो रहा है 1 जनवरी 20 को, एस्टीमेट चेंज हो गया 1 जनवरी 20 ना। यार ग्रीन मार्कर चेंज कर दें, ये फट गया आगे से, ये बेकार हो गया अब। अच्छा, एस्टीमेट चेंज करके इसका कल तरीका बताया था कि पहले ये ना नई वाली प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। क्या है नई? डिस्काउंट रेट चेंज नहीं हुआ, पावर 2 साल गुजर गए, तो नई प्रोविजन कितनी बनी? 4.66। कम करनी है कितनी? 1.16। ये कम करनी है, और प्रोविजन कम करने का मतलब है रिवैल्यूएशन गेन। तो रिवैल्यूएशन गेन होता तो कैसे लिखते हैं उसको? इधर या इधर? यहां से। तो अभी क्या करें? 1.16 को क्या करूं? P&L में के सरप्लस में? P&L में ही ना, यही इतना सारा है, यहीं पर आएगा, तो ये 1.16 यहां आ जाएगा। अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है और प्रोविजन के एस्टीमेट में चेंज हो रही है, तो प्रोविजन कम होने का मतलब है गेन। तो इधर गेन आता तो उसको हम कहां लिखते? पहले इधर ही लिखते हैं ना, क्योंकि यहां अच्छा खासा लॉस है, तो यहां लिखेंगे इसको। और इस एस्टीमेट चेंज की एंट्री क्या बन गई? P&L डेबिट, पक्की बात। P&L क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट। तो इसकी एंट्री बन जाएगी 1 जनवरी 20, जो रिक्वायर्ड था 1 जनवरी 20, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट, P&L क्रेडिट। अच्छा आगे, नहीं ठहरे, ये कॉलम अपडेट कर लेना। ये तो 76 ही है, सरप्लस है नहीं, ये बन गया 6.46। चलें आगे चलें। अब 31 दिसंबर 20 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हाँ जी, 2020 की डेप्रिसिएशन यही होगी या चेंज हो जाएगी? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यही रहेगी, हमने प्लांट में तो कुछ किया ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन तो यही रहेगी। इंटरेस्ट इस पे अब 7% लगेगा, इस पे
ये बच गया 66.88. अरे ये क्या बनेगा, कैसे? सर 7 पे डिवाइड ठीक है, शाबाश। ये बन जाएगा 0.92 अंडर चार्ज डेप्शन है ना, इसको अपडेट करना होता है। ये रह गया 5. ये बन गया 4.99। अब 31 दिसंबर 20 को क्या हो रहा है? अब हो रही है रिवैल्यूएशन। 31 दिसंबर 20 को हो गई रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करके कहां तक पहुंचाना है? 80 तक। अच्छा, रिवैल्यूएशन करते हुए तो प्रोविजन का कोई काम नहीं है, ये तो 4.99 ही रहेगी। जब एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी, और जब एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो प्रोविजन को नहीं छेड़ना। ये 4.99 ही है। अच्छा, अब देखें जी, प्रोविजन रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई कितनी? 13.12। क्या करूं? 5.54 P&L रिवर्स हो गया। 7 पॉइंट, ये सरप्लस आ गया। तो ये वाले जो कॉलम है ना, रिवैल्यूएशन जैसे रिवैल्यूएशन मॉडल की वर्किंग करते थे, ये वही चल रहा है। प्रोविजन वाला कॉलम जो कल बनाया था, ये वही चल रहा है। बस अब इनके मिक्स होने की वजह से क्या हुआ कि जब एस्टीमेट में चेंज होगी तो कल कॉस्ट मॉडल वाले में इसका दूसरा फैक्ट प्लांट पे जा रहा था, अब दूसरा फैक्ट प्लांट पे नहीं जाना, इधर रहना। आगे 31 दिसंबर 20 के बाद एटी 7.58 और 4.99। तो अब 2021 की डेप्शन चार्ज होगी 31 दिसंबर 21। कितनी जिंदगी बच गई इसके पास? 7 साल। 11.43 सरप्लस ट्रांसफर। 1.08. अच्छा, ये 6 साल कुछ गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे 8 साल ये 8 आना था, 2 साल गुजरे थे, 8 आना था इधर। 0.81. 0.81 5.65. 65 और 5.65 इधर आएगा और इधर आ जाएगा 47। अब ये डिवाइडेड बाय, अब 7 है, हाँ यही है। और ये क्या बन जाएगा? 1.07 और इंटरेस्ट 7%। ये बन गया 68.57। ये बन गया 6.4 और ये बन गया 5.34। अब इसके बाद
रिवैल्यूएशन तो नहीं है और फर्स्ट जुलाई को एस्टीमेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब 6 महीने हम गुजारेंगे। 30 जून 22 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ये साल की डेप्शन है, 6 महीने की कितनी हो गई? 5.72 ये साल की है, 6 महीने की कितनी हो गई? 0.54 6 महीने का इंटरेस्ट 5.34 इंटू 7% इंटू 6/12, 19। तो 6 महीने की चीज़ें चार्ज करने के बाद ये पहुंच गया 62.85, ये रह गया 5.86 है, 86, और ये बन गया 5.53। अब होगा एस्टीमेट चेंज। 1 जुलाई 22 को एस्टीमेट चेंज होगा, और एस्टीमेट चेंज का तरीका कि पहले आप प्रोविजन की नई फिगर कैलकुलेट करें। पहले करें प्रोविजन की नई फिगर कैलकुलेट। अब क्या है? 17 मिलियन, और डिस्काउंट रेट पावर 1, 2, 3, 4 और 4.5, 4.5 साल गुजर गए, 5.5 रह गए। 13.32। प्रोविजन में आनी है इंक्रीज 7 अच्छा, प्रोविजन में इंक्रीज आने का मतलब है लॉस, तो लॉस को क्या करें? जितना सरप्लस है वो गया, तो ये पूरा 13 आ रहा है। हाँ यार पूरा 13 आ रहा है, ये 13 बन रहा है पूरा। तो कितनी इंक्रीज आई? 7.47 इतना लॉस सरप्लस को गया, और बाकी 1.61 ये P&L में आ गया। ठीक है, ये है इफ्रिक 1 कि अगर कॉस्ट मॉडल है। अच्छा, इफ्रिक 1 की समरी, प्रोविजन का कॉलम चलाएं, टाइम गुजरता जा रहा है, इसमें हवा बढ़ता जाए इंटरेस्ट, और जब एस्टीमेट चेंज हो तो पहले नई प्रोविजन कैलकुलेट करें, फिर बैलेंस करके देखें कि प्रोविजन में इंक्रीज है कि डिक्रीज है। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो यही काम, इसका दूसरा फैक्ट एसेट वाले कॉलम में आ जाएगा, और अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो प्रोविजन का कम होना गेन है और प्रोविजन का बढ़ना एक लॉस है। और 1 जुलाई 22 की एंट्रीज क्या हो जाएंगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 5.86, P&L डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। ये 2 एंट्रीज पूछी थी मैंने। और वैसे ही चलो कंप्लीटनेस के लिए अगर हम 2022 पूरा कर लें, चलो कर लेते हैं पूरा, सरप्लस खत्म हो गया, तो अब जो बाकी 6 महीने बचे हैं उनकी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन तो यही आ जाएगी, और अंडर चार्ज डेप्शन
1.61 divided by 5.5 into 6/12. 0.15. और 6 महीने का इंटरेस्ट 5% 6/12 0.33. लेंज। ये 2022। हाँ जी, समझ आई बात। चलें, अब वो जो मैंने डिक्रीज के अंदर 0.2 वाली जगह खाली छोड़ी है ना, अब वो समझाता हूँ। दोनों में हैं, कर ले, नोट कर ले। पहले सवाल कराऊंगा, फिर उस सवाल से समझाऊंगा, फिर अंग्रेजी लिखवा दूंगा। पहले कॉस्ट मॉडल वाली जगह भरूंगा, फिर रिवेलेशन वाली। नहीं चला इंटरनेट? सर जो 3 स्टेप से बंद हुआ हुआ पीछे जो काफी जल्दी जल्दी कर यार।
चलें सवाल लिखें। मैं इस सवाल से ना वो जो डिक्रीज के मैंने 0.2 छुड़वाया हुआ है कॉस्ट मॉडल में भी और रिवैल्यूएशन मॉडल में भी, वो समझाता हूँ। पहले समझाता हूँ फिर अंग्रेजी लिखवा दूंगा। अच्छा, लंबा सवाल रखा हुआ, यानी 2-3 एस्टीमेट चेंज है, 2, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए ज़्यादा। प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 15। प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 15 एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन, 50 मिलियन। Plant was revalued as follows. Plant was revalued as follows. डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू के साथ लिखें इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन। एक रिवैल्यूएशन कर लें 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 15, ये है जी 71 मिलियन। और एक रिवैल्यूएशन कर लें 31 दिसंबर 17, 47.6 मिलियन, 47.6 मिलियन। बल्कि चलिए एक और कर लें 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19। नहीं रहने दें, 31 दिसंबर 19 वाली काट दें, वो इतनी तो मैंने लाइफ ही नहीं रखनी इसकी। बस ये 2 ही रिवैल्यूएशन है। एस्टिमेट्स फॉर डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन, estimates for dismantling obligation were as follows. अच्छा, पिछले सवाल की तरह का टेबल बना दें। डेट लिखूंगा और डिसमेंटलिंग कॉस्ट लिखूंगा और डिस्काउंट रेट। सबसे पहले 1 जनवरी 15, डिसमेंटलिंग कॉस्ट 30 मिलियन, 30 मिलियन, 30, और डिस्काउंट रेट 7%। फिर दूसरा लिखें 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17, 38 मिलियन, 7%। और तीसरा लिखें 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 19, इसमें कर लें 10 मिलियन, 10 मिलियन, और डिस्काउंट रेट 5%, 5%। चलें, ये हो गए डिसमेंटलिंग के एस्टिमेट्स। लाइफ बताई मैंने, यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स, और अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर। और मुझसे रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग
जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, बस 2019 की। अच्छा, अब मैंने तो 2 टेबल बना दिए। अब आपने करना यह है अभी कि, बल्कि रिक्वायरमेंट में ही आए। रिक्वायरमेंट क्या है? इफ सेम डाटा ही यूज कर लूंगा, इसलिए पार्ट ए, इफ के बाद पार्ट ए, प्लांट इज मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल। तो जाहिर है फिर वो जो ऊपर फेयर वैल्यू वाली बातें थी वो बेकार हो जाएंगी। और पार्ट बी, प्लांट इज मेजर्ड यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, पहले तो आप एक काम ये करें कि भूल गए हैं तो कल वाला टेबल देख लें, कॉस्ट मॉडल वाला टेबल बना दें। 31 दिसंबर 18 तक पहुंचे, 31 दिसंबर 18 तक पहुंचे। पहले कॉस्ट मॉडल से करें, 31 दिसंबर 18 तक पहुंचे ताकि आपकी रिवीजन हो, और फिर 19 मैं बताता हूं। कॉस्ट मॉडल करना है पहले।
अरे सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही है यार जी। हाँ भाई जवान। अच्छा ये कॉस्ट मॉडल का भी तो 1 घंटा हुआ है यार। वो ब्रेक की थी और वो मैं लेक्चर नंबर चेंज करना भूल गया। वो कॉम के लिए लेक्चर ही 2 घंटे से ऊपर का है। अच्छा बस ये कॉस्ट मॉडल करके कर देता हूँ। पार्ट ए कॉस्ट मॉडल वाला कर रहा हूँ। 1 जनवरी 15। तो इनिशियली क्या हुआ कि प्रोविजन पहले कैलकुलेट करें। 30 1.0 7 पावर -6 20 यानी ये हो गया 70। 31 दिसंबर 15 डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट 11.67 1 पॉइंट बस 58.83 33 21.4। फिर उसके बाद एस्टीमेट चेंज तो नहीं हुआ, 17 में हुआ जाके। 31 दिसंबर 16 डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट 11.67 किया नहीं है 5 बस 46.66 22.9। एस्टीमेट चेंज कब हुआ है? 1 जनवरी 17। एस्टीमेट चेंज में पहले आपने नई प्रोविजन निकालनी है जो कि निकलेगी अब 38 1.07 पावर -4 29 6.1 इंक्रीज आ गई और यही इंक्रीज प्लांट में आ जाएगी। कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, यही इंक्रीज यहां भी आ जाएगी। प्लांट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 52.76। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इंटरेस्ट आएगा। डेप्शन कैसे निकलेगी? दिस डिवाइडेड बाय 4 दिस इनटू 7%। 2.03 39.57 31.03 और एस्टीमेट चेंज 19 में आ रहा है ना, 19 में है ना, तो 31 दिसंबर 18 भी गुजरेगा। डेप्रिसिएशन यही हो जाएगी 2.17। हाँ जी 26.38 26.38 और ये 33.2 एस्टीमेट चेंज हो रहा है 30 जून 19 1 जुलाई 19।
तो पहले 30 जून 19 तक 6 महीने और गुजरेंगे। 6 महीने की डेप्शन, 6 महीने का इंटरेस्ट। 6.6 और 6 महीने का इंटरेस्ट। दिस इंटू 7% इंटू 6/12। 1.16। 19 point 7 34.36। अब एस्टीमेट होना है चेंज, और एस्टीमेट चेंज होके 1 जुलाई 19 कहां तक पहुंचना है? 10 मिलियन, 1.05 और पावर 1.5। देखें कितनी? 9 पॉइंट। कितना कम करना है? 25.06। दो 2019 की एंट्रीज पूछी है मैंने। 30 जून 19 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 6.6, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 1.16, 1 जुलाई 19 प्रोविजन हो गई कम। कितनी? 5.06। अब गौर करें, कुछ अजीब हो रहा है क्या? प्लांट ना सिर्फ ये कि सारा खत्म हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लांट नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो प्लांट जितना है उसको उससे ज्यादा तो मार नहीं सकते, इसलिए प्लांट में तो सिर्फ 19.78 ही जाएगा, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्लांट नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर डिक्रीज इन प्रोविजन हो और वो इतनी ज्यादा हो जाए कि उसका क्रेडिट करने से प्लांट नेगेटिव में चला जाए, तो प्लांट को नेगेटिव में नहीं पहुंचाना। अच्छा, प्रोविजन में कमी हो गई, तो पहले हमने इसका मतलब बहुत ज्यादा बनाई हुई थी, बहुत ज्यादा डेप्शन चार्ज हो रही थी। अब हमारी वो सारी बचत हो गई है, तो जितना एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए वो P&L में जाएगा। अब उसके लिए P&L लिख दें या गेन ऑन डिसमेंटलिंग एस्टीमेट चेंज लिख दें? कितना? 5.28। अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि प्लांट 0 हो गया। तो अब इसके बाद ये मेरे पास इधर जगह है, मैं इधर कर रहा हूं 31 दिसंबर 19, बस इंटरेस्ट जरूर आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अब यहां से आगे 31 दिसंबर 19 इंटरेस्ट आएगा बस। जब प्लांट ही 0 हो गया, प्लांट ही 0 हो गया, तो इंटरेस्ट आ जाएगा इस पे 5%, 6/12। .23।
तो 0.23 से नुकसान किस बात का? नहीं, नुकसान क्या, हो गया जो होना था, नुकसान क्या? अब देखो ना, डिसमेंटलिंग की अब जितनी जिम्मेदारी थी वो कम हो गई, तो लायबिलिटीज भी तो शो हो रही थी ना, अब लायबिलिटीज भी कम हो गई, लायबिलिटी भी तो हैवी शो हो रही थी ना, वो भी तो कम हो गई। अच्छा, अब कल जो जगह छोड़ी थी कॉस्ट मॉडल वाले में, उसका 0.2 लिखें। कल कॉस्ट मॉडल वाले में मैंने जगह छुड़वाई थी डिक्रीज इन ऑब्लिगेशन में, उसमें लिखें 0.2। if the amount of change in provision is higher than ये मैं कॉस्ट मॉडल वाले में कल डिक्रीज वाले कॉलम में 0.2 की जगह छोड़ी थी, वहां लिखवा रहा हूं। इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रोविजन इज हायर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, then asset will be reduced to zero, and the excess amount of change shall be recognized immediately in P&L. चलें ठीक है, ब्रेक कर लें, करनी है तो मैं फिर इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, अभी लेक्चर 5 बस।